नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 12। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं @टेट सीटेट क्लास। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बाय अविचल सर, तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मूव करते हैं आगे एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो स्टार होते हैं और शूटिंग स्टार होते हैं और सैटेलाइट होते हैं, इनके बारे में डिफरेंस क्या होता है। स्टार को हम सितारा कहते हैं या तारा कह सकते हैं, शूटिंग स्टार को हम बोलते हैं उल्कापिंड, और जो सैटेलाइट होता है उसको हम उपग्रह कहते हैं। तो इसके बारे में डिफरेंस की बात की गई है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस समझें तो स्टार बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी गैलेक्सी में अगर हम बात करें, हमारी गैलेक्सी में जो हमारी गैलेक्सी का नाम है वो है द मिल्की वे। अगर हम द मिल्की वे की बात करेंगे तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार हैं, यानी अरबों सितारे होंगे, और उन अरबों सितारों के द्वारा प्रकाश लाइट उत्पन्न की जाती है। तो स्टार क्या होते हैं, ऐसी बॉडीज, ऐसी आकाशीय पिंड जो प्रकाश को उत्पन्न करते, लाइट उत्पन्न करते हैं। लाइट कैसे उत्पन्न होती है, अगर यहाँ पे समझे थोड़ा सा हम संक्षेप में, तो आप ध्यान रखेंगे कि स्टार होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी होती है प्रमुख रूप से, और हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और उसके फलस्वरूप हीलियम बनती है। ये स्टार के अंदर की प्रोसेस होती है, और इसी से निकलती है रेडिएशन, जिसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य की प्रकाश अलग अलग विकिरण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक्स रेज भी इसी से आती हैं और गामा रेज भी इसी से आती हैं। अगर हम बात करें अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणों के बारे में, या बात करें अगर हम आईआर के बारे में, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, तो इत्यादि जितनी भी हैं, और इसी में विजिबल लाइट आती है। विजिबल का मतलब होता है कि जो दिखाई देती है। स्पेक्ट्रम में से सिर्फ हमको कुछ ही लाइट दिखती हैं, और उनको हम बोलते हैं 7 कलर, यानी लाइट के अंदर जो हमको दिखता है स्पेक्ट्रम, उसमें से सिर्फ हम 7 रंगों को देख पाते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं रंग, तो यहाँ पे नीचे होता है VI B G Y O और R। V का मतलब वायलेट होता है, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये बहुत बेसिक सी बात आप ध्यान रखेंगे स्टार के बारे में। स्टार की अगर बात करें, हमारा जो सन है वो हमारा स्टार है, और हमारे सन के जो पड़ोस में स्टार है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा सीटेट में पूछेगा। अगर शूटिंग स्टार की बात करें तो मान लेते हैं कि हमारी ये अर्थ है, और अर्थ के बाहर ये पूरा स्पेस है, ये पूरा अंतरिक्ष है। यहाँ पे कोई एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी की तरफ बहुत स्पीड से गति करता हुआ बढ़ता चला रहा है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में ये आते ही जल जाएगा। इसी को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। तो हमको ऐसा रात में लगता है कि कोई एक लाइट जैसी निकली और गायब हो गई। वो लाइट जो निकली वो गायब हो गई, वो बेसिकली क्या होते हैं, शूटिंग स्टार होते हैं, जिनको मेटियोराइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेटियोराइट भी इनको हम कह सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे। सैटेलाइट की अगर बात करें, सैटेलाइट मुख्य रूप से क्या होते हैं, कोई भी ग्रह होगा उसका चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। और हम जानते हैं कोई भी ग्रह होगा वो किसी भी स्टार का चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से सौरमंडल की कहानी हमने समझी। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, चमकता हुआ कोई भी पिंड है जो बहुत तेज़ी से गति कर रहा है, उसको हम सैटेलाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई चमकती चीज़ अगर तेज़ गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। तो ये बहुत बेसिक सी बात आप लोग नोट करेंगे कॉपी पे, ताकि दिक्कत ना हो, आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ, या फिर आप वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप कि टूटता तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि जल क्यों जाता है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी पिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वो पार्टिकल, वो गैसें उसे टकराएंगी, और होगा क्या, गर्मी उत्पन्न होगी, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, घर्षण, और उसमें आग जल जाएगी, वो जल जाएगा। अगर वो छोटा होगा तो ऊपर ही जल के गायब हो जाएगा, अगर वो बहुत बड़ा होगा तो जलता हुआ नीचे अर्थ पे गिरेगा। तो बस इतना यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया है ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर जो खजाना है उसकी बात की गई है। तो जैसा हम जानते हैं कि आज हम जो भी कार या फिर बाइक या जो भी चीज़ें हम चलाते हैं या जिसमें बैठ के हम जाते हैं वो चलती है पेट्रोल से
या फिर वो चलती है डीजल से, या चलती है वो CNG से। और जो घर में हम खाना पकाते हैं वो LPG होता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और CNG का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में LPG और CNG के बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। आगे बात करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि पृथ्वी के अंदर से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसको हम बेसिकली क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल इसको कह सकते हैं। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे इन चीज़ों को साफ़ अगर किया जाएगा तो साफ़ कहाँ किया जाएगा? इसको साफ़ करने के लिए रिफाइनरी में इसको भेजा जाता है। रिफाइनरी बेसिकली एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे जो कच्चा तेल होता है उसको वहाँ पे भेजते हैं रिफाइन करने के लिए। रिफाइन का मतलब होता है पुनः उसको साफ़ किया जाएगा, जो भी उसके अंदर अशुद्धियाँ मिली हुई हैं उनको अलग किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इसी तेल से हमें क्या क्या मिलता है। इसी तेल से हमको मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। तो हमको सारा सब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर वो सब हमको इसी तेल से मिलता है जो हम पृथ्वी से निकालते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि खाना पकाने के लिए जो LPG का इस्तेमाल हम करते हैं, मोम का इस्तेमाल जो होता है, जो कोलतार होता है, ग्रीस का इस्तेमाल, वो भी इसी से ही प्राप्त किया जाता है। और एक ख़ास बात और, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट कॉपी में कर लेंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठंडे रेगिस्तान के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जाहिर सी बात है रेगिस्तान जो होते हैं डिज़र्ट, वो गर्म भी होते हैं लेकिन ठंडे भी हो सकते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि जो डिज़र्ट है, रेगिस्तान होते हैं, वो गर्म होते हैं, जैसे सहारा, यह हमारा जो थार डिज़र्ट है, ठीक है। इस तरीके से विश्व में और जगह कई डिज़र्ट हैं, तो वो गर्म होते हैं, लेकिन कुछ ठंडे भी होते हैं। जैसे लेह की अगर बात करें, लेह कहाँ पे है? तो लेह लद्दाख में है। लेह का इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है, या एक ठंडे रेगिस्तान जैसा होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ बोला गया कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक केवल क्या दिखाई देता है? बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और कुछ नहीं, और सूखा मैदान। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूर दूर तक बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और सूखा मैदान कहाँ दिखाई देता है? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख। लेह शहर की शांत गली में सफ़ेद पत्थर की सुंदर मजबूत घरों को देखा जा सकता है। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किस शहर में, कौन से शहर में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा जाता है? तो आंसर क्या होगा? लेह के शहर में। तो इस तरीके से बहुत बारीक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आगे अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चांगथांग होता है उसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अगर आपसे सीटेट में पूछ ले कि चांगथांग का अर्थ क्या होता है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। लद्दाख में इस टाइप से इस भाषा का उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे अगर हम जाएंगे तो हम जैसे जानते हैं कि पहाड़ों पे अगर हम जाएंगे तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे हम जाएंगे पहाड़ पर, ऊंचाई पे जाने पे जो ऑक्सीजन होता है O2, वो उसका अमाउंट घट जाता है। तो यहाँ पे यही बात की गई कि ऊंचाई पर जाने पर हवा में O2 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है, O2 है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जीवित रखने के लिए हमको बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे ये बात की गई है। ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात की गई है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे बात की गई है पश्मीना शॉल के बारे में। तो आप सबने देखा होगा पश्मीना शॉल जो है बहुत मशहूर शॉल है, और ये कैसे बनती है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। एक पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, लेकिन उतनी मोटी बिल्कुल नहीं होती है। आगे यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो जो ये पश्मीना बनता है वो कैसे बनता है? पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से ये पश्मीना तैयार किया जाता है।
ऐसी बकरियां जो होती हैं लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं और यहाँ पर जो तापमान होगा सर्दियों में वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पहुँच जाता है, लगभग माइनस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहुँच जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत से बारीक बाल भी उगते रहते हैं और गर्मियों में ये बाल झड़ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्मियों में ये बाल झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर इतने पतले होते हैं। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता, इनकी बुनाई हाथों से की जाती है और इसके लिए कुछ खास बुनकर होते हैं जो इसकी बुनाई करते हैं। खास बात यह है कि एक बुनकर लगभग 250 घंटे की बुनाई करेगा तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार हो पाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वहाँ के रहने वाले जो चांगपा होते हैं वो खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। आगे चलने पर हमको यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी एक हाउस बोट दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये झील है, इसको हम बोल सकते हैं डल झील। श्रीनगर में डल झील है और डल झील पर आपको बहुत सारी इस तरीके से हाउस बोट्स दिखाई देंगी। जो हाउस बोट होती हैं वो बेसिकली एक बोट होती है और उस पर कुछ कमरे जैसा, कुछ घर जैसा बना होता है, उसी को हाउस बोट कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात क्या बोली गई है कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं श्रीनगर में वो हाउस बोट में ही रहते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि हाउस बोट 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 8 से 9 फुट तक हो सकती है। ये बहुत बेसिक सी बात है, आप ध्यान रखेंगे। इन हाउस बोट्स को शिकारा कहा जाता है। इन हाउस बोट को क्या कहते हैं? शिकारा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिकारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन हाउस बोट्स को शिकारा कहते हैं। ये आमतौर पे श्रीनगर में डल झील में पाई जाती हैं। आगे अगर मूव करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाई गई है। हाउस बोट या फिर बड़े घरों के अंदर छत पर एक लकड़ी की सुंदर नक्काशी की जाती है। इस खास डिज़ाइन को क्या कहते हैं? ख़त्म बंद कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है ख़त्म बंद क्या है? एक बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन है जो हाउस बोट या घरों में अंदर की जाती है और ये जिग्ज़ा पजल जैसा दिखता है। आगे अगर मूव करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते हैं और श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते भी हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। आगे अगर मूव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थरों को काट कर एक के ऊपर रख कर बनाए गए कश्मीर में गाँव में मकान कुछ इस तरीके से होते हैं। पत्थरों के ऊपर की मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो छत होती है वो ढलवा होती हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर ऐसे मकान कहाँ बनाए जाते हैं? तो कश्मीर के गांव में ऐसे मकान दिखाई देते हैं। आगे अगर मूव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुराने घरों की खासियत क्या है। पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर ये घर बनाए जाते हैं और इनके दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। इनके खिड़कियों और दरवाज़ों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पुराने घर होंगे यहाँ पे इनकी जो जालीदार खिड़कियाँ होती हैं ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इनको डब कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है डब क्या होता है? तो बाहर की ओर जालीदार जो खिड़कियाँ होती हैं जो उभरी होती हैं उनको डब कहा जाता है। तो यही सब आज के वीडियो में डिस्कस करना था। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।